भाई साहब, ये जो महा आयोजन हो रहा है ना, ये किसी छोटे मोटे इवेंट का नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है महाकुंभ 2025। 1882 में जब यह महाकुंभ हुआ था, उसके बाद 144 सालों के बाद ये योग आज निकल कर आया है कि 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है। समुद्र मंथन से जुड़ी इस महाकुंभ की कहानी है, और ये जो महाकुंभ है इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस चित्र में आप देख सकते हो महाकुंभ के पहले और आप देख सकते हो महाकुंभ के बाद। तो इस इवेंट के लिए इतनी सारी तैयारियां हो चुकी है और 2025 का ये इवेंट लगभग 45 डेज तक चलेगा। इस इवेंट की तैयारी इतने बड़े लेवल पर चल रही है कि अलग से एक सिटी का निर्माण किया गया है, महाकुंभ नगर नाम की सिटी, जिसका एरिया टोटल 4000 हेक्टेयर का एरिया है। 140 करोड़ कुल भारत की पॉपुलेशन है और देश विदेश के मिलाकर लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इस इवेंट को विजिट करेंगे। यूपी की राज्य सरकार इस इवेंट के लिए टोटल 5600 करोड़ रुपए का बजट लगा चुकी है और केंद्र सरकार की तरफ से अलग से 2100 करोड़ का बजट भी आ चुका है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ के इतिहास के बारे में। तो कुंभ का एक अर्थ होता है एक कलश, यानी कोई एक घड़ा। और ये कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, ये अगर हमें समझना है तो इसके लिए हमें समझनी होगी विष्णु पुराण के अंतर्गत आने वाली एक समुद्र मंथन की कथा। इस कथा के दौरान दुर्वासा ऋषि नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने एक फूल की माला देवराज इंद्र को भेंट स्वरूप दी थी। देवराज इंद्र ने अहंकार के चलते वही फूलों की माला अपने ऐरावत हाथी के सर पर रख दी और हाथी ने उसे सर पे से गिराकर पैरों से कुचल दिया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि जी को उनका ये अपमान लगा और उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दिया कि आप शक्तिहीन हो जाओगे। देवताओं के शक्तिहीन होने के बाद असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा किया और उसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के पास चले गए। तो भगवान विष्णु ने एक सजेशन दिया कि आप एक काम कीजिए, आप समुद्र मंथन कीजिए असुरों के साथ मिलकर, और समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा आप वो अमृत पी लोगे तो आपकी जो खोई हुई शक्तियां है वो वापस आ जाएगी। और ये बात सब देवता मिलकर बताते हैं असुरों के राजा बलि को। अमृत की बात सुनकर राजा बलि समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही अमृत मिल जाता है सभी देवताओं में और सभी असुरों में युद्ध हो जाता है। उतने में आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत से कहा कि ये जो अमृत का कलश है, ये जो अमृत का कुंभ है, इसे लेकर तुम भाग जाओ। और लगभग 12 साल तक जयंत इस अमृत के कुंभ को लेकर भाग रहे थे। जब जयंत 12 साल तक भाग रहे थे उसी दौरान अमृत के कलश में से 4 बूंदे धरती पर यानी पृथ्वी पर गिर जाती है। पहली बूंद गिरती है हरिद्वार के गंगा नदी में, दूसरी बूंद गिरती है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में यानी गंगा जमुना और सरस्वती के संगम में, तीसरी बूंद गिर जाती है उज्जैन के क्षिप्रा नदी में और चौथी बूंद गिर जाती है नासिक की गोदावरी नदी में। अमृत गिरने के बाद ये 4 स्थान काफी ज्यादा पवित्र हो जाते हैं और उसी के बाद से कुंभ की प्रथा शुरू हो जाती है। कुंभ की पोजीशन या फिर कुंभ कहाँ पर होगा इन 4 ठिकानों में से ये तय कौन करता है? इसे तय करने का काम करता है पूरा रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट, यानी क्या ग्रहों की जो पोजीशंस है उन्हें देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो पोजीशंस है वो डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर आपको पता हो तो टेलीस्कोप तो 16वीं सेंचुरी में इन्वेंट हुए थे, जिससे हम जो बाहर के जो दूसरे प्लैनेट्स है उन्हें देख सकते हैं। लेकिन कुंभ की प्रथा तो उससे भी पुरानी है। तो इसमें सोचने वाली बात है, जो ऋषि पहले जमाने में हुआ करते थे, भारत के इतिहास के ऋषि, वो कैसे पता करते थे कि कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पर है? यह अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें भी बता दीजिए। बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो है कुंभ की क्या विशेषताएं है। तो कुंभ की अगर बात करेंगे तो 4 प्रकार का कुंभ होता है जो हर 3 साल में मनाया जाता है, उसे कहा जाता है कुंभ मेला। जो 6 साल में एक बार मनाया जाता है उसे कहा जाता है अर्ध कुंभ। जो 12 साल में एक बार होता है उसे कहा जाता है पूर्ण कुंभ, और जो 144 सालों में एक बार मनाया जाता है उसे कहा जाता है महाकुंभ। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इस कुंभ का आयोजन हर 3, 6, 12 और 144 साल में ही क्यों? तो इसके पीछे आपको समझना होगा। देखिए, एक सूर्य है और एक जुपिटर है। जुपिटर को सन के अराउंड अपना एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 साल लगते हैं। तो जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तब मनाया जाता है यहाँ पर
कुंभ। जब आधा राउंड कंप्लीट हो जाता है यानी 6 साल में जब आधा राउंड होता है तब मनाया जाता है अर्ध कुंभ, और जब 1/4 यानी क्वार्टर राउंड कंप्लीट होता है तब मनाया जाता है कुंभ मेला, और जब 12 साल के 12 चक्कर पूर्ण हो जाते हैं तब मनाया जाता है ये महाकुंभ। और इसकी और कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। इसरो ने कहा है कि ये जो कुंभ का पूरा इवेंट है ये स्पेस से भी देखा जा सकता है, इतने ज्यादा बड़े लेवल पर ये इवेंट होता है। यूनेस्को ने इस कुंभ को अपनी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी इंक्लूड कर लिया है। उसके साथ ही भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इसका एक हिस्सा होने के लिए। 2025 का ये जो महाकुंभ है वो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाएगा। टोटल 45 डेज का आयोजन रहेगा। उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट ने 5600 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे लगा दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अलग से 2100 करोड़ रुपए दे दिए हैं। टोटल विजिटर की संख्या बताई जा रही है लगभग 40 करोड़ लोग इस प्रयागराज को विजिट करेंगे जहाँ पर एक कुंभ का मेला होगा। एक कुंभ नगर की सिटी बनाई गई है जिसका पूरा एरिया है लगभग 4000 हेक्टेयर का एरिया। कुंभ स्नान के लिए 9 घाटों का निर्माण किया गया है। उसके साथ साथ टेम्पररी रोड्स बनाई गई है 400 किलोमीटर की। टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें लगभग 1.5 लाख तंबुओं का आयोजन है, और पैंटून ब्रिज भी बनाए गए हैं जो लगभग 30 पैंटून ब्रिजेस का निर्माण किया गया है। जो लोग आएंगे उनकी पानी की व्यवस्था के लिए लगभग 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन का भी यहाँ पर निर्माण किया है, और लगभग 7000 पब्लिक बसेस इस दौरान सेवाएं देंगी। 550 शटल बसेस भी तैनात की गई है, और उसके साथ साथ 3000 स्पेशल ट्रेन केवल कुंभ के लिए दौड़ेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस कुंभ मेले से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। तो नुकसान की बात करेंगे तो नुकसान किसी का नहीं होगा, लेकिन फायदा सभी का होगा। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा होगा सरकार का। सरकार इतना बड़ा आयोजन करेगी तो बहुत सारे लोग आएंगे। इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे, तो उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी सरकार के खाते में आ जाएगा। दूसरा, जो टेंट सिटी बनाई गई है उसका जो रेंट है वो सरकार को मिलेगा। तीसरा, जो पार्किंग की जाएगी उसकी पार्किंग फी सरकार को मिलेगी। चौथा, जो कॉर्पोरेट एड्स चलेंगे यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट से जो कंपनीज अपने एड्स के पोस्टर्स लगाएंगे उसका रेवेन्यू सरकार को मिल जाएगा। उसके साथ साथ टूरिज्म की भी यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था हो जाएगी। अगर दूर दूर से लोग कुंभ में आएंगे तो कहेंगे यार चलो राम मंदिर तो पास में है, यहाँ पर भी एक बार जाके आते हैं, काशी है, मथुरा है, तो इन सब जगह पे लोग जाना पसंद करेंगे। उसके साथ दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा होटल्स और रेस्टोरेंट्स का। लोग दूर से आएंगे तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकेंगे, 5 दिन तो रुकेंगे, तो उसका रेंट मिलता रहेगा होटल्स को। उसके साथ साथ ट्रैवल्स की बात करेंगे तो जो छोटे मोटे ट्रैवल्स है उस गली के रिक्शा वाले हो या फिर घोड़ा गाड़ी, उनका भी रेवेन्यू अच्छा खासा बन जाएगा। उसके साथ साथ चौथा फायदा होगा स्मॉल वेंडर्स का। जो छोटे छोटे दुकान है जो पहले से वहां पर तैनात है यानी चाय नाश्ते की कुछ दुकानें होती है उनका फायदा भी होगा। और पांचवा फायदा होगा वहां पर ले रहने वाले लोकल पीपल का। इस पूरे तैयारी के दौरान जो महाकुंभ की तैयारी की है उसके दौरान भी उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला है यानी काम मिला है और रोजगार भी मिला है, और आने वाले समय भी मिलता रहेगा इन 45 दिनों तक। और सबसे आखिर में फायदा होगा देश का यानी भारत का। भारत में आने वाले टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ेगी और लगभग इन 45 दिनों के अंदर अंदर 2 से 3 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस होने की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी 2 से 3 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इसका एस्टिमेशंस है। फाइनली कुंभ का ये जो पूरा वीडियो है आपको कैसे लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए, और क्या आप कुंभ जाकर आए हो या फिर जाने वाले हो कमेंट में हमें जरूर बताइए। फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के ये सारे वीडियोस जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी कंटेंट है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट है, तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियोस जरूर देख लीजिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।